नमस्कार साथियों, आप सभी का परीक्षा उपयोगी राजस्थान जी के क्वेश्चनों में स्वागत है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई। देखिए, खुमान रासो नामक जो रासो नामक ग्रंथ है, इसकी रचना है वो किनके द्वारा की गई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है वो आप पे 5 सेकंड में देना होता है, तो दीजिएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है दलपत विजय। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना दलपत विजय ने की थी। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का मेवाड़ के शासक है, उनका वृत्तांत है, इसमें आपको मिलेगा दलपत विजय के द्वारा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्यामल दास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। श्यामल दास की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। पद्मनाभ, वंशभास्कर, वीर विनोद, बेलीकृष्ण, रुक्मणेरी। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सभी को पता होगा। देखिए, कवि श्यामल दास, इनकी रचना है वीर विनोद। वीर विनोद, इसमें मेवाड़ का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही इस वीर विनोद के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। श्यामल दास 1857 क्रांति का एकमात्र प्रथम प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था। तो ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि भाई कौन सा 1857 क्रांति का एकमात्र प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो जरूर याद रखिएगा। शासनकाल है किनका है वो भी जरूर ध्यान रखिए। देखिए, राजस्थानी शैली का उद्गम निम्न में से किस शैली का माना जाता है। राजस्थानी शैली का उद्गम निम्न में से किस शैली से माना जाता है। तो राजस्थानी शैली का उद्गम है वो निम्न में से किस शैली से माना जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है अपभ्रंश शैली। राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी है, उनके द्वारा अपनी जो पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, उसमें किया गया है 1916 में। तो ये जरूर। भारतीय कला की मोनालिसा किसे कहा जाता है। भारतीय कला की मोनालिसा किन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिक डिकिसन, इनके द्वारा इस चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था। तो इसका आंसर है क्या होगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है बनी ठनी। देखिए, किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है एरिक डिक्सन को। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध कृति कह सकते हैं आप, चित्र कह सकते हैं, बनी ठनी, उसको भारतीय कला की मोनालिसा के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की तथा जीन सेन सूरी द्वारा 781 में हरिवंश पुराण की रचना की थी। देखिए, उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ और जीनसेन सूरी द्वारा हरिवंश पुराण है उसकी रचना की गई है वत्सराज के समय। बहुत प्यारा क्वेश्चन। वत्सराज का शासन 778 से 781 रहा था। वत्सराज को रणहस्तिनी है वो भी कहा जाता है। प्रत्यार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की और अपनी राजधानी है वो कहाँ पे बनाया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यार वंश का आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र को कहते हैं। आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं, वो हरिश्चंद्र है और इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर है वो बनाई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, आदि पुरुष है या संस्थापक है वो कहते हैं हरिश्चंद्र को। ठीक है, अलग बात है वास्तविक संस्थापक है वो अलग बात है कि नागभट्ट प्रथम है उसको कहा जाता है। पर आप जरूर याद रखें, आदि पुरुष, मूल पुरुष हरिश्चंद्र और वास्तविक संस्थापक है प्रतिहार साम्राज्य का वो है नागभट्ट प्रथम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मावट क्या होती है। देखिए, मावट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मावट होती है तो मावट है वो सर्दियों के अंदर होने वाली वर्षा है वो होती है। आप सभी को भी पता होगा कि मावट जो सर्दियों में वर्षा होती है वो है। पर अब ये होती कहाँ से है, किस तरह की मौसम है से ये होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मावट है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, इनसे होती है। और ये जरूर याद रखिएगा, इनके बारे में सोर्स है वो जरूर ध्यान रखिए। मानसून का प्रत्यावर्तन काल है वो कौन सा होता है, जब मानसूनी हवाएं वापस लौटने लगती है तो वो प्रत्यावर्तन काल होता है। और प्रत्यावर्तन काल आप अक्टूबर से मध्य नवंबर है वो कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए, मानसून का प्रत्यावर्तन। और सर्दियों में जो वर्षा होती है वो मावट होती है। रबी फसल के लिए बहुत उपयोगी ये है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण BWH क्या दर्शाता है। देखिए, कोपेन, इसका जलवायु वर्गीकरण BWH ये क्या दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा। कोपेन का BWH उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल है वो दर्शाता है। तो ये जरूर आप रखिएगा BWH।
BWH पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भील लोगों में निम्नलिखित में से कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है। भील लोग हैं, उनमें से कौन सी परिवार प्रथा है उसका प्रचलन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकाकी परिवार, वंशज संयुक्त परिवार या इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो भील लोग है, उनमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। इनके मुखिया है उसको तदवी कहा जाता है और वंशाओं भी कहा जाता है। मुखिया को तदवी और वंशाओं। अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी। अंग्रेजों से जो प्राप्त हुई थी राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी है उनके द्वारा वापस लौटा दी थी। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है, देखिए अंग्रेजों से जो प्राप्त हुई थी राय बहादुर की उपाधि वो जमनालाल बजाज है, इन्होंने वापस लौटा दी थी। जमनालाल बजाज है वो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। अपने आप को ये गुलाम नंबर 4 कहते थे। इससे पहले 3 गुलाम है, भारत, देसी राजा और शिकर है, उनको ये कहते थे। चौथा खुद को ये गुलाम नंबर 4 मानते थे। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। और जयपुर प्रजामंडल का 1936-37 में पुनर्गठन किया था इनके द्वारा। और 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना और 1927 में चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने आप को महादेव का चोर कहने वाली जनजाति कौन सी है। अपने आप को महादेव का चोर कहने वाली जनजाति कौन सी है। देखिए बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, अपने आप को महादेव का चोर ये कहने वाली जनजाति ये कौन सी है। तो अपने आप को महादेव का चोर है वो कहती है कंजर भील जनजाति, माफ कीजिएगा, भील जनजाति है वो अपने आप को महादेव का चोर कहती है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है, जिनकी उत्पत्ति महादेव की एक भील उपपत्नी से मानी जाती है और इसी कारण से ये अपने आप को महादेव का चोर है ये कहते हैं। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है। देखिए ग्रासिया जनजाति इससे जुड़ा हुआ नृत्य वो कौन सा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है ये है लूर नृत्य। ये शादी पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में लड़कियों के 2 दल होते हैं, एक किशोर लड़की के रिश्ते की ओर से, जबकि सवाल करता है तो माध्यम से नृत्य करते हुए इनका जवाब दिया जाता है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः किया गया था। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त है उनके पद को समाप्त किया गया और वापस से पुनः स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1962 के अंदर इसे समाप्त किया था, 1987 में पुनः स्थापित इसे किया गया था। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया सरकार है उनके द्वारा 1962 में समाप्त किया संभागीय आयुक्त व्यवस्था को और 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा पुनः इसे प्रारंभ किया गया। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जी हाँ, कौन सा नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है, देखिए कथक है, घूमर है, कच्ची घोड़ी है, तेरह ताली है। ठीक है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो तेरह ताली आपको पता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, 13 इसमें मंजीरे होते हैं। पर यहाँ पे बात राइट आंसर हो जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेष तौर से शेखावाटी क्षेत्र हो गया, डीरवाना हो गया, परबतसर हो गया, ये हो गया। और ये वीररस नृत्य हैं, याद रखिएगा, जिसमें तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है। इसके अलावा ये एक पर्यटन कला पे भी आधारित नृत्य है, वैसायिक नृत्य है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और इस देखिए इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने और बंद होने का भी आभास हो जाता है। महत्वपूर्ण कलाकार इसमें निवाई के जो गोविंद पारिक है वो कच्ची घोड़ी नृत्य एक प्रमुख कलाकार है और छत्रसाल गहलोत जोधपुर के हैं, ये भी इसमें महत्वपूर्ण कलाकार है। निम्न में से कौन सा युग्म वाणी और संगीत में सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म वाणी और संगीतज्ञ में सुमेलित नहीं है। तो बहुत अच्छा है, 3 इसमें सुमेलित होंगे, एक इसमें सुमेलित नहीं होगा। तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है, नोहर वाणी, ये श्रीचंद सही राइट आंसर होना चाहिए इसमें। देखिए मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो मोरेल बांध परियोजना ये किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसमें क्या होगा। देखिए मोरेल बांध परियोजना ये कौन से जिले में स्थित है। तो सवाई माधोपुर राइट आंसर इसमें हो जाएगा।
मोरेल बांध देखिए मूलतः तो सवाई माधोपुर और दौसा दोनों की सीमाओं पर है, जिसका अधिक भाग सवाई माधोपुर में आता है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। रावण हत्ता क्या है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। रावण हत्ता तार वाद्य है, फूंक वाद्य है, खाल मड्डे वाद्य है, या ये सारे ही है। तो रावण हत्ता है, ये मोस्टली बात करें तो किस प्रकार का है ये, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो रावण हत्ता है, ये तार वाद्य है, और देखिए इसके अंदर 9 तार है वो होते हैं, जिसमें से 2 तार तो मुख्य तार होते हैं, और एक तार है वो घोड़े की पूंछ की बाल का होता है, जिसे हम पूंख बाल है वो कहते हैं। अन्य तार जो होते हैं 8 तार वो करब कहलाते हैं, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। तो बहुत अच्छा ये है। तो क्वेश्चन अच्छा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि रावण हत्या में कितने तार होते हैं। 9 तार होते हैं, और मुख्य तार है, मुख्य 2 तार है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये भी जरूर ध्यान रखिए। 7 तार है वो करब कहलाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए संगीतक तथा क्षेत्र इनमें असंगत कौन सा है। संगीतक तथा क्षेत्र में असंगत है वो कौन सा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है, तो देखिए पंडित भवानी प्रसाद, ये पखावज वादक है, और राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में धन विधेयक है वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राज्य में धन विधेयक ये प्रस्तुत किया जा सकता है केवल और केवल विधानसभा में। कहाँ पे किया जा सकता है, अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। महाराणा प्रताप के समय अकबर के द्वारा शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। देखिए महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को 1577, 1578 और 1579 में 3 बार भेजा। हमारी पीडीएफ है वो नोट्स के लिए हमारा एप्लीकेशन जेपी भाकर लिखकर जरूर डाउनलोड करिए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। देखिए संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा नहीं दे, राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। तो यह अनुच्छेद 200 कहता है, जरूर ध्यान रखिए। 1977 में स्थापित रतन शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पे स्थित है। 1977 में स्थापित रतन शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है भैया, सही राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए 1977 में स्थापित रतन शिल्पी प्रशिक्षण स्कूल ये झालाना महल जयपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा अगला है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो दी गई है भाई, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213। ठीक है, और अनुच्छेद 159 राज्यपाल को पद की शपथ का प्रस्ताव है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था। 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के अंदर हुआ था, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा उदयपुर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना देशी रियासतों के शांतिपूर्ण उपाय द्वारा वहाँ के राजाओं के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 इसके अनुसार राज्य में कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 इसके अनुसार खनिजों का कितना उत्पादन हो रहा है राज्य के अंदर, तो राइट आंसर तो हो जाता है 57। देखिए 82 किस्म के आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार ये खनिज है, इन ये मिल रहे हैं राजस्थान में, खनिजों से समृद्ध है, जिसमें से 57 का तो उत्पादन हो रहा है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय ये भी कहा जाता है। और औद्योगिक खनिज उत्पादन में करीब ये 22% है वो हिस्सा रखता है, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ताशा क्या है, देखिए ताशा क्या है, किस प्रकार का वाद्य है ये, खाल,
तार, फूंक या इनमें से कोई नहीं। तो ताशा है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका आंसर होना चाहिए। और इतना इजी क्वेश्चन था। खाल वाद्य है, आप चित्र में भी दे सकते हैं। इसकी आकृति प्रार्थनुमा होती है, गले में लटका कर विशेष तौर से मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा ताजे निकालते समय इसे बजाया जाता। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जबकि राजस्थान सरकार ने कब लागू किया था? देखिए, भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को ये जारी किया था। उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा इसे कब लागू किया गया था? सीधी सी बात यह है, तो 1 सितंबर 1973 को इसे लागू किया गया था। भारत सरकार ने इसको 9 सितंबर 1972 को किया था, जबकि राजस्थान में इन्हें 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरूर ध्यान रखिए। कैलाश सांकला जोधपुर को टाइगर मैन ऑफ इंडिया की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कैलाश सांकला जोधपुर के ये थे, टाइगर मैन इन्हें कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक लिखी हुई नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो वंस मोर बिग टाइगर ये इनकी बुक नहीं है। बाकी ए स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, द टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर, ये पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जरूर आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? रेड लोम, ये जो मृदा है, ये सोइल है, ये कहाँ पे पाई जाती है? कौन सा युग्म इनमें से सही होगा? राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में रेड लोम मृदा पाई जाती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। राइट आंसर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अंदर ये रेड लोम मृदा है, ये पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस तत्वों की कमी होती है। लौह तत्वों की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। तो रेड लोम मृदा है, इसमें आप जरूर याद रखिएगा। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस तत्वों की कमी, लौह तत्वों की अधिकता, इस कारण से रंग इसका लाल। मोस्टली ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है, उसमें पाई जाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा। सिरोजा मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? देखिए, सिरोजा मिट्टी ये किन किन जिलों में पाई जाती है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सिरोजा मिट्टी है, ये किन जिला युगम में सही है? राइट आंसर इसमें होगा, तो जिलों में जिनमें पाई जाती है वो राइट आंसर हो जाता है पाली, अजमेर, नागौर, जयपुर। इसमें इसका रंग है वो पीला होता है, पीला भूरा होता है, और नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का इसमें अभाव होता है। इस कारण से इसमें उर्वरा शक्ति है वो भी कम होती है। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाती है। सिरोजा मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी है वो भी कहा जाता है। सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना ये स्थित है, राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसमें हो जाता है आपका डूंगरपुर जिले में। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिलों में किसके अकूत भंडार मिले हैं? राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर इत्यादि जिलों में किसके अकूत भंडार आपको मिलेंगे? कौन से खनिज के? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है अरे यार, इसमें मिले हैं आपके पोटास के। किसके मिले हैं? पोटास के। डूंगरपुर जिला पिछले क्वेश्चन का ये रह गया था प्रिंटिंग, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिए। पोटास के अकूत भंडार इसमें मिले हैं। खनन होने के कारण राजस्थान देश में पोटास का एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। जब भी इसका खनन शुरुआत होगा तो ये एकमात्र राज्य होगा, आप जरूर याद रखिए। विजय स्तंभ की रोम के टार्जन से तुलना किनके द्वारा की गई थी? देखिए, विजय स्तंभ की रोम के टार्जन से तुलना है वो किनके द्वारा की गई है? तो विजय स्तंभ की रोम के टार्जन से तुलना है फर्ग्यूसन के द्वारा की गई है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खोयतू क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जनजाति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है खोयतू। ठीक है, खोयतू जरूर ध्यान रखना है आपको। खोयतू हो गया, लंगोटी हो गई, इसके अलावा कटकी हो गई, ठीक है, पोमचा जानते ही हो आप, ये इनके बहुत अच्छे हैं, ये जरूर ध्यान रखने हैं। भीलों की लंगोट है वो खोयतू होती है, जरूर याद रखिएगा। कमर पर बांधी जाने वाली होती है लंगोटी जो होती है वो खोयतू कहलाती है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। अंग्रेजों से की गई संधियों में से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ था? देखिए, अंग्रेजों से जो संधियां की गई थी उनसे सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किस पे पड़ा था, किस वर्ग पे पड़ा था? तो वो पड़ा था, देखिए, सामंत वर्ग, राजा या प्रजा या सैनिक, इनमें से किन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा था सामंत पे।
और सबसे पहले की गई थी 15 नवंबर 1817 को। संधिकर्ता था हरबख्श पाल सिंह, पहली बार यह संधि की गई थी। अंतिम बार सिरोही के द्वारा की गई थी 1823 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। तो आप जरूर ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नागौरी इसमें लिखा होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें। नागौर में जिस सूफी संत की मजार है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की है, और इन्हें सुल्तान तारकिन की उपाधि है वो दी गई है। सन्यासियों का सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तारकिन का दरवाज़ा भी नागौर में हो गया, और अजमेर में जो सबसे बड़ा है उसके बाद में यही उर्स है वो नागौर में बढ़ता है, आप ध्यान रखिए। 18 क्रांति के समय निम्न में से कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 सैनिक छावनियाँ थी, और 6 सैनिक छावनियों में से 2 सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा। इनके सैनिकों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी अन्य सैनिक छावनियां जो 4 थी राजस्थान की, उन्होंने लिया था। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुंदरदास जी। सुंदरदास जी किन के शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल, इनके बारे में आप शॉर्ट्स में यहाँ पे देख सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनके उप संप्रदाय के। तो जो दादू संप्रदाय है, इनके उप संप्रदाय है नागा, खालसा, विरक्त, उत्तरादे और खाकी। तो ये जरूर याद रखिएगा। 52 शिष्य थे, तो इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा। उप संप्रदाय याद रखिएगा, मुख्य पीठ नरेना याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नाम का जलाशय भाखड़ा बांध पर है? निम्न में से कौन से नाम का जलाशय भाखड़ा बांध पर है? निम्न में से कौन से नाम का जलाशय, यानी भाखड़ा बांध है ना, उस पे एक जलाशय भी बनाया हुआ है, और वो जलाशय का नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है जी? गोविंद सागर है। भाखड़ा बांध के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी पर का बात करें, गोविंद सागर का जलाशय इसके अंदर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय या झील है। याद रखिएगा, इसी बांध में गोविंद सागर जलाशय है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय या झील है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों में से एक अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की? राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों में से एक अमर काव्य वंशावली की रचना किनके द्वारा की गई? देखिए अमर काव्य वंशावली संस्कृत साहित्य में है, और इनकी रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अमर काव्य वंशावली, रणछोड़ भट्ट, महाराजा राज सिंह के शासनकाल और अन्य शासकों के बारे में इसमें वर्णन। और हल्दीघाटी के युद्ध में इससे जानकारी मिलती है कि जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने सहायता की थी। तो याद रखिएगा। और पीडीएफ और नोट्स आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जेपी भाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।